वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे होंगे? हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे रूह अदा के एपिसोड 31 का। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ आज बड़ा पैकेट, बड़ा धमाका एपिसोड। तो दिल की धड़कनें संभाल लीजिए, क्योंकि आज के एपिसोड में बहुत 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 कुछ होने वाला है। टनटना। तो मज़ीद बाशर नहीं देती और लेकर चलती हूँ आपको आज की एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड 31, नावल रूह अदा बाय असमा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। दिशा 7 बजे तक जागी तो काउच पर आंखों में एक नादीदा आग लेकर उससे ही घूरते मिकाइल को देखते वो हाम कर चीखती उठ बैठी। फिर सीने पर हाथ फेरे अपना डरा हुआ चेहरा ठीक करे, सांस बहाल करने लगी। ये मौत के फरिश्ते की तरह जम कर क्यों बैठे हो मिकाइल? जान निकाल दी तुमने। उफ मेरे खुदा। दिशा का कितनी देर तक सांस बहाल ना हुआ, जबकि मिकाइल इसे ऐसे देख रहे थे जैसे आंखों से ही जला देंगे। दिशा उनकी चुप पर अपनी जरा सी स्ट्रिप से अटकी नाइटी संभाले ऊपर का नाइटी गाउन पहनती, डोरियां कसे बेड से पैर नीचे लटकाकर उठे खड़ी हुई और बालों को खोलकर अदा से लहराती चलती हुई मिकाइल के सर पर आ रुकी, जिसकी आंखों से फूटते अंगारे जूं के तू ही थे। रत्ती बराबर फर्क ना पड़ा था दिशा के जलवों से। क्या हुआ है? नाराज तो मैं थी, मुंह तुमने क्यों ऐसा बना रखा है जैसे सख्त नाराज हो? बोलो ना जान। वो बेतकल्लुफी से मिकाइल की थाई पर आ बैठे, लाड से दोनों बाजू उसकी गर्दन में लपेटे अपने अंदर उठते डर को हर मुमकिन छुपाते इसे कुरेदते बोली बोली कि मिकाइल की ऐसी नजरें तीर की तरह उसके जिस्म के पार जा रही थीं। कुछ नहीं हुआ, हटो। मिकाइल ने उसकी दोनों बाजू गर्दन से खोलते बड़े झटकी और उठकर वहां से जाने लगे, जब दिशा फिर से उनकी राह में हाइल हुई और दोनों हथेलियों को उनके सीने पर जमाया। मिकाइल दोगान के जबड़े ऐसी बेतकल्लफी पर खुद ब खुद भिंज गए जितना वो रात से खुद पर कंट्रोल किए हुए थे। अंदर लगी आग का धुआं चेहरे तलकाता दिखाई दे रहा था। कुछ तो हुआ है। कितने दिन हो गए हमने एक किस तक नहीं की, इससे शायद तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए। दिशा ने एक बार फिर मिकाइल के अजीब से सर्दपन को कम करने को हाथ उनकी कमर के दाएं बाएं जमाए। इसमें कोई शक नहीं था, वो आज भी ऐसी दिल फरेब औरत थी जिसे देखकर कोई भी बहक जाता। पर सामने भी मिकाइल दुकान थे। दिशा के नजदीक वो दुनिया का सबसे चार्मिंग मर्द था। वो अभी भी बहुत अच्छे फिगर को मेंटेन रखे हुए थे, हैंडसम और गुड लुकिंग, ऐसे कि दिशा देखते ही सारी जिल्लत भूल सकती थी, उनके कदमों में सब कुछ कुर्बान कर सकती थी। पर मर्द अपनी मोहब्बत के मामले में बड़ा घमंडी होता है। नापसंद औरत पैरों में गिरकर नाक भी रगड़े तो पिघल नहीं सकता। दिशा के पेश रफ्त करते अंदाज को मिकाइल ने मुंह फेर कर रोका तो दिशा तशवीशज़दा हुई कि बात कुछ बड़ी और खतरनाक है। तुमने आज तक खुद पहल नहीं की, पर मेरी पहल तो कारी भी नहीं। फिर आज क्या हो गया? अच्छा, मैं माफ़ी मांगती हूँ, ज़्यादा बकवास कर गई थी। तुमसे अनाया वाली मोहब्बत भी नहीं चाहिए। कम से कम मुझसे खुद को दूर तो मत करो मिकाइल। दिशा सारी मकारी की दुकान सही, बस जिंदगी में एक चीज़ पूरी अमानत से कर रही थी। मिकाइल दुकान से मोहब्बत, और ये इस जलते सीने वाले के पैरों में भेड़ियों जैसा था। तुम्हारे करीब आकर मुझे जानती हो कैसा लगता है? जैसे मैं अपने अंदर अपने हाथों जहर उतार रहा हूँ। दिशा करेजी, दिन ब दिन घिन आने लगी है मुझे तुमसे। तुम मोहब्बत करती हो मुझसे तो छोड़ दो मुझे। मैंने छोड़ा तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। ये छोड़ने की बात दिशा को पागल कर देती थी। जैसे इस वक्त इसने हैजानी कैफियत में मिकाइल दुकान का गिरेबान दोनों किनारों से ऐसे जकड़ा कि उनका दम सा घुटने लगा। पर उन्होंने मज़ाहमत ना की। बहुत चाहते थे इस औरत का हर गिरा दर्जा खुलकर सामने आ जाए, ताकि आखिरी फैसला करने में आसानी हो। उनके खूबसूरत चेहरे पर लहू छलक आया, पर दम घुटने की और कोई वजाहत ना की। तुम मर कर ही मुझसे छुटकारा पा सकते हो। तुम जितने अनाया को मिल चुके मुझसे पहले उतनी ही बर्दाश्त दिखा दी काफ़ी है। मजीद नहीं दिखाऊंगी। तुम अगर मेरे नहीं तो तुम किसी के नहीं रहोगे। तुम मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकते। वो आंखों में वहशत भरे अंगारे लिए मिकाइल को धमका रही थी, जिन्होंने एक ही झटके से उसके दोनों हाथ पकड़कर दबोचे कि दिशा को लगा जरा और दबाव दिया तो उंगलियों की हड्डियां चटक जाएंगी। तुम मुझसे मेरी जिंदगी का सरमाया छीनने की कोशिश करती फिरो, मेरे जीने की वजह को मुझसे दूर करना चाहो, और मैं उम्मीद रखो मैं तुम्हें तुम्हारा हक दूंगा। बहुत बड़ी गलत फहमी में हो तुम। अलग हो चाहू थी मुझसे, और ना तुमने देख लिया होगा आज तुम्हारे करीब आने को दुत्खाड़ने की इब्तिदा कर दी है मैंने। मैं बहुत सिफाक इंसान हूँ,
तुम्हारी सफाकियत जहाँ खत्म होती है वहां से मेरी शुरू होगी। बोला मासूम और मेहरबान आदमी, मैं अब तुम्हारे लिए मजीद नहीं रहा। दोबारा मेरे करीब आने की जुर्रत मत करना। पूरी कुवत से मिकाइल ने दिशा को पकड़कर मैट्रेस पर वापस धकेला और शिद्दत ऐसी थी कि दिशा करा उठी। वो तूफान बने कमरे से निकले तो दिशा ने दरवाजा बंद होने की पटक पर कानों पर बेख्तियार इस आवाज से बचाव को हाथ रखे, फिर गहरे गहरे सांस लेने लगी। मिकाइल का ये भयानक रूप दिशा के पूरे वजूद में कपकपाहट ले आया था। कहीं नूह ने इसे सच्चाई बता तो नहीं दी। नहीं, वो ऐसा जुल्म अपने ही बाप के साथ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मुझे पूछना पड़ेगा नूह से। वो इस तरारी कैफियत में अपने बालों को दबोचे बड़बड़ा रही थी, फिर जैसे कुछ सोचती चेंज करने पड़ी। हमायल ने मानिया के शावर लेने तक इसके लिए जीन्स और उसके साथ की मैचिंग टॉप निकाल दी थी और एक प्यारा सा वूली स्वेटर भी निकाला, क्योंकि आज अजमेर में ठंडक कुछ ज्यादा महसूस हो रही थी। वो बाथरूम पहनकर हिचकिचाती हुई कमरे में एंटर हुई तो हमायल ने बाजू खोलते मुस्कुराकर मोहतरमा को खुश आमदीद किया। वो शर्मीली सी मुस्कुराहट लिए हमायल की बाजुओं के हिसार में आ रुकी। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, शर्मा तुम वो वाला रही हो। जानबूझकर इन आरज़ुओं पर बिखरे गुलालों को शरारत भरी छेड़खानी से शिद्दत ताकी तो वो शिकवा की ना हुई। मत करो ना, मुझे कुछ हो रहा है। अपनी कैफियत छुपाने को उसके सीने में सिमटी, सीने से शर्ट मुट्ठियों में बेच ली। अच्छा नहीं कर रहा। अगर तुम्हारी सर्जरी कामयाब हो गई तो तुम्हें अगले 2-3 हफ्ते हॉस्पिटल में रहना है। लास्ट विजिट हो ये तुम्हारा। मेरी कोशिश भी है, ख्वाहिश भी और दुआ भी। अपने सीने लगाए अमायल ने ऐसे प्यार से दिलासा दिया, जबकि क्या उनकी जिंदगी में सब इतनी जल्दी सेटल हो जाने वाला था? क्या जिंदगी ने इन दो के लिए इतनी आसानियां चुन ली थी जो किसी पर तादेर मेहरबान नहीं रहा करती? तुम्हारा हाथ तो नहीं कांपेगा अमाइल? और सीने में दबकी हुई ही कपकपाती आवाज में बोली। कुछ कह नहीं सकता। तुम्हें इतना प्यारा नहीं होना चाहिए था ताकि इसका रिस्क भी पैदा ना होता, लेकिन मैं अपने होशो हवास कायम रखूंगा, डरो मत। उसके सर को चूमते अमाइल ने ढेर सारा इत्मीनान बख्शा कि जब वो रूबरू हुई दुनिया जहाँ की मसरूर लड़की लग रही थी। सॉरी, तुम्हें इस मुश्किल से गुजार रही हूँ। आई एम वरीड अबाउट यू। वो भरपूर मोहब्बत और फिक्र की देवी थी, जबकि अमाइल का दिल उसका पुजारी। मेरी फिक्र मत करो, तुम्हें रिलैक्स रहना है। भूख लगी है तो बताओ, वरना सर्जरी तो कुछ खाने पीने की परमिशन नहीं होगी। मानिया ने उसके पूछने पर फौरी नफी में सर हिलाया। कुछ नहीं खाना अमाइल, मैं ठीक हूँ। मानिया के यकीन दिलाने पर अमाइल ने अमादा सी निगाहें डालते मुस्कुराकर मैट्रेस पर रखा एक्स्ट्रा सॉफ्ट टॉवल उठाया और मानिया के गीले बालों और सर के गिर्द ओढ़ते बहुत ही मुलायम तरीके से उनकी नमी टॉवल में जज्ब की, पर रगड़ने से बिल्कुल परहेज किया। मानिया ने इसे मनहमिक देखते आगे झुककर अमाइल की डोरी चूमी कि मानिया की जात से जुड़ा इस्तराब अमाइल में चुटकियां सी भर उठा। तुम्हें मुझे बहकाने की जरूरत नहीं। तुम्हें ऐसे देखकर ऑलरेडी बहकना दबा कर खड़ा हूँ। वो इंतहाई करीब झुकते मानिया के माथे को छूकर पीछे हटे। अपनी कैफियत अच्छे से बावर करवा गया। मानिया की पलकें इन अल्फाज की शिद्दत बढ़ चुकी। मैं चाहती हूँ जल्द वो दिन आए जब तुम्हें बहकना दबाकर खड़ा ना होना पड़े। मैं ठीक हो जाऊंगी ना अमाइल? अपने अरमान के साथ एक अनकहा डर जोड़े वो अमाइल से जवाब की मुंतजिर थी। हाँ, बहुत जल्द। मैं हूं ना मानिया। एक बार फिर वो नहाने के बावजूद गर्म तपती आंखें बारी बारी चूमते अमाइल ने इसे राहत दी तो वो सारे डर छोड़े मुस्कुरा दी। थैंक यू, अब तुम जाओ, मैं चेंज कर लूँ। मानिया ने आंखें झुकाते मजीद अमाइल का कोई इम्तिहान ना लेने का फैसला लिया, पर जैसे ही वो दूर होने लगा मानिया ने इसे रोक लिया। आर यू लॉस्ट बेबी गर्ल? जानबूझकर वो माइकल मोरोन बना बोला तो वो बेख्तियार हंसकर उसके सीने पर मुक्का मार गई और अपने कपड़े उठाती जैसे भागी। कितनी देर माइल हंसता रह गया, फिर मौसूफ अपनी वो हंसी के दर्द के लिबादे में ओढ़ते फोन और चाबी उठाए दरवाजे की तरफ बढ़े। गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, आ जाओ डार्लिंग। जाते जाते वो ऊंची आवाज में कहकर गया जो मानिया के होंठों पर बहकी स्माइल ले आया। नामा 8 बजे तक से ज्यादा मजीद सो ना पाई और उठकर टेरेस पर रुककर इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी। तभी से सारे में अपनी बाइक के साथ नजर आया। इसने पोर्च में से खड़ा किए पहले तो खुद धोया था, अब वो किसी माहिर मैकेनिक की तरह उसको पॉलिश आयलिंग कर रहा था। नामा काफी देर से उसकी मोहब्बत और मेहनत देख रही थी। आज काफी दिन बाद इसने गैराज से बाइक को निकाला, क्योंकि नामा ने फरमाइश की थी अपनी चीजों की ऐसे ही हिफाजत करनी चाहिए जैसे मेरा लिटिल ब्रो कर रहा है। देखिएगा वो कभी गुम नहीं होंगी, ना आपके हाथ से निकलेंगी। पसंदीदा चीज हो या ताल्लुक, इस पर धूल नहीं पड़ने देनी चाहिए।
خیر بہت دن بعد ریل ڈال رہی ہوں۔ آپ سب کے کمنٹس پڑھے تھے۔ آپ سب کی محبت کا شکریہ، روادہ کو پیار دینے کا شکریہ۔ ہم بہت جلد ساتھ آئیں گے آپ سب کو تھینک یو کہنے۔ اوپس، ناما ریل ہی ریکارڈ کر رہی تھی۔ اس نے سارم کا چہرہ کراپ کرے اسے ریل میں ایڈ کیا کہ کس پیار سے وہ بائک کو دھوڑ چمکا رہا ہے، پر ریل کے آخر میں ایک تتلی ناما کے فون پکڑے ہاتھ پر آ بیٹھی۔ تبھی ناما نے پیار سے اسے دیکھتے بہت احتیاط سے اپنا فون اس ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں لیتے اس تتلی کو کیمرے میں لیا، اور ستم کی وہ تتلیاں جو پھولوں کے سوا کہیں نہ بیٹھتی تھی روح کی ناما کے ہاتھ پر آ بیٹھی۔ وہ ڈارک بلو اور بلیک کلر کی تتلی تھی، لیکن وہ ریل نہیں لگ رہی تھی۔ ٹیرس کے گیٹ میں کھڑا نور ریموٹ سے اسے کنٹرول کرے ناما کی خوشی پر مسکرا رہا تھا۔ اف، آپ سب نے دیکھا یہ تتلی بیٹھی ہے میرے ہاتھ پر، ہمیشہ سے ہی اپنے پیچھے بھگاتی تھی، آج خود ہی آ گئی، اور یہ کتنی کیوٹ ہے۔ ناما نے ریل میں اپنا خوبصورت ہاتھ اور تتلی دکھائی، جبکہ وہ جوشیلی ہنستی آواز جو روح کے فینس کو پاگل کر دیتی۔ ناما نے ریل پوسٹ کی جبکہ خود وہ فون سائڈ رکھے حیرت سے تتلی کو دیکھنے لگی جو اڑنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی، جبکہ انہوں نے جلدی سے ریموٹ کا بٹن پریس کیا اور خود جا کر واپس بستر میں گھس گیا۔ جس سبب ناما نے تتلی کو روم میں انٹر ہوتا دیکھے ابھی قدم پیچھے بڑھائے ہی کہ کسی پکار پر وہ واپس ٹیرس کے کنارے آئی۔ آپو کم ہیئر، بائک از ریڈی۔ سارم نے اسے دیکھتے ہی اشارہ کیا تو وہ ایکسائٹڈ سا ہنسی اور اسے آنے کا اشارہ کرے روم میں آئی۔ اس نے ارد گرد دیکھا پر وہ تتلی کہیں نہ ملی۔ ناما نے ایک نظر سوئے نو کو دیکھتے اسمائل دی اور وہاں سے جب گئی تو نو نے مسکرا کر آنکھیں کھولی اور اپنے دونوں ہاتھ کھولے، ایک میں ریموٹ تھا دوسرے میں تتلی۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ کی اور اس کی پسند تتلیوں کو لے کر بھی ایک جیسی ہوگی۔ آپ کو پتا ہے نا ماما، جب میری آپ کے ساتھ لاسٹ برتھ ڈے تھی تب میں نے آپ کو یہ کیوٹ گفٹ دیا تھا۔ جب آپ ہیوی کیمو تھراپی سے گزر رہی تھی تو یہی اڑتی تتلی آپ کو ہنساتی تھی، 2 پل ہی سہی۔ آج اس نے ویسے ہی ناما کو ہنسایا۔ میں آپ کی ہنسی کو ترستا رہا اور آپ مجھ سے کھو گئی۔ کم از کم میں ناما کی ہنسی کو ہرگز ترسنا نہیں چاہتا۔ نو نے وہ تتلی اور ریموٹ ڈرا میں رکھے، باکس میں رکھی اور پھر سے لیٹ گیا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھی اس کی ماما کی تصویر تھی، ساتھ وہ تھا اس تصویر میں وہ 10 سال کا تھا، ینگ مین، ممی کا لاڈلا۔ نو نے وہ پکچر واپس رکھتے واپس آنکھیں پھر بند کر لی۔ ناما نے جا کر چینج کیے، جینس کے ساتھ لوز سی وائٹ جرسی پہن کر سنیکرز پہنے اور صحیح بائک رائڈ والا خلیہ کرے ٹیل پونی بھی بنائی۔ چہرہ اس کا ویسے ہی بھرپور نیند لینے کی وجہ سے تر و تازہ اور چمک رہا تھا۔ ابھی وہ ریڈی ہوئے دروازے کی طرف بڑھی ہی کہ نو نیند اور درد سے ہی بھرا ہی اسے پکار بیٹھا۔ ناما کے ڈور نوب پر جمے ہاتھ اس کی کمزور سی پکار پر رکے۔ نو آپ جاگ گئے؟ وہ مسکراتی ہوئی اس کے پاس جانے کو لپکی۔ نو نے اس کا یہ تیل پونی والا لک تو پہلی بار دیکھا۔ اس کا ماتھا پونی کے سبب کھنچا اور بہت وائٹ لگا، ورنہ تو کھلے بالوں میں یہ حسین چہرہ زیادہ تر چھپا رہتا۔ وہ اسے کیا بتاتا، وہ تو کب سے جاگا ہے۔ تتلی والی شرارت بھی اسی کی تھی اور ریل پر پہلا لائک بھی نو دغان کا تھا۔ ہاں لیکن فجر کے لیے نہیں جگایا تم نے مجھے۔ وہ پاس رکتی نو کی پرستائش نظریں خود پر سرتا پیر محسوس کیے کھڑی ہوئی، جبکہ بمشکل توجہ اس کے سوال پر دے سکی۔ رات جو وہ نو کے لیے اپنی نانا کر کے بھی محبت شو کر بیٹھی تھی، اب ذہنی طور پر نو کی زیادہ قربت کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ میں نے سوچا تو تھا آپ کو جگاؤں تاکہ آپ عشاء بھی ساتھ ہی قضا کر کے پڑھ لیں، پر آپ کے آرام کی وجہ سے نہیں جگا سکی، آپ گہری نیند میں تھے نو۔ ناما نے ہاتھوں کو نروسنس سے مروڑتے سچ سچ بتایا تو نو نے مسکرا کر تکیے ٹھیک کیے اور ذرا بیٹھے انداز میں لیٹا۔ فجر کے ساتھ کوئی قضا نماز ادا نہ کرے جب دیکھیں کہ وقت چھوٹ رہا ہے، کیونکہ اس کا اپنا وقت بہت کم ہوتا ہے۔ انفیکٹ سورج نکلنے تک انتظار کریں یہ بہتر ہے، اور نفل چھوڑ کر قضا نماز ادا کریں۔ ہاں، اس کے علاوہ پورا دن جب چاہیں ہم اپنی چھوٹ جاتی نمازوں کی قضا ادا کر سکتے ہیں۔ کل بھی سوچا تو میں بتاؤں پر مائنڈ سے اچانک نکل گیا۔ ناما نے یہ پہلے نہیں سنا تھا۔ اللہ کی منفرد تعریف کے بعد یہ ایسی دوسری خوبصورت اصلاح تھی جو نو نے اس کی وہ دل سے مسکرائی، ساری نروسنس دور ہو کر رشک بنی کہ اسے اللہ نے ایسا ہم سفر دیا تھا جو ہر معاملے میں بہت سی گہرائیاں رکھتا تھا۔ اوہ نو، مجھے نہیں پتا تھا، سچ میں تھینک یو مجھے یہ بتانے کے لیے، یہ بہت خوبصورت اصلاح ہے،
اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ وہ بے حد خوشی سے مشکور ہوئی اور اس کے پاس ہی بیٹھی جس جگہ نو اسے بٹھانا چاہتا تھا، جبکہ نو کی گہری نظریں اب فرصت سے ناما کے روپ سروپ کے اجلے موسم اور کچھ الگ سی تیاری کو جانچ رہی تھی۔ اس نے جرسی کے نیچے بلیک پلین ٹاپ پہن رکھی تھی جس کا کالر جرسی کے گلے سے دکھائی دے رہا تھا۔ مائی پلیزر ناما، لیکن اجر بس ناما سلطان کی صورت چاہیے مجھے۔ اس کی رخسار سے ہاتھ جوڑتا ہے اقرار محبت ہی تو کر رہا تھا کہ ناما ان نظروں کی حدت سے گھبرا سی گئی کہ ابھی اس کے دامن میں اظہار محبت کے مان رکھنے کا ہنر نہ آیا تھا، ابھی کچھ ڈر باقی تھے۔ میں اجر کیسے بن سکتی ہوں؟ عام سی ہوں۔ سنے نو، رات کو میں بہت اوور بیہیو کر گئی تھی، پتہ نہیں کیا کیا بولتی رہی، آپ کو بہت اپسٹ کیا، مجھے رات کے لیے معاف کر دیں۔ نو نگاہ اس کے پیوست لبوں اور متغیر رنگت سے سجے چہرے پر ڈالتا، اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا گیا تو وہ خود ہی معافی پر پچھتائی کہ ناراض ہونے والے ایسے تو نہیں ہوتے۔ وہ ہر لمحہ جب تم مجھ سے کچھ بھی شیئر کرو ناما، وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ تم اس پر نادم ہو، پچھتاؤ یا معافی مانگو۔ وہ ذرا واپس پیچھے ہٹا اور بولتے وقت جس طرح ناما کے حد و حال کو دیکھ رہا تھا، ناما کے اندر رنگ گھل رہے تھے۔ ہاں لیکن مجھے لگتا ہے وہ تھوڑا پاگل پن تھا نو۔ وہ سر نفی میں ہلائے اپنی بات سمجھانے لگی، پر نو کے خواصوں پر تو کچھ دیر پہلے والی ناما کی ہنسی چھائی تھی جن کا اس کے ہونٹوں سے گہرا تعلق تھا اور نو کا ان دونوں سے مجھ سے کم ہی تھا۔ کسی نے میری اتنی فکر بہت مدت بعد کل رات ظاہر کی۔ ناما نے ڈرتے ڈرتے اپنی بھوری منور آنکھیں ان ہیزل آنکھوں سے ملائی۔ مجھے سچ میں بہت فکر ہے آپ کی۔ ناما نے اپنا ہاتھ نو کے گال سے جوڑے بہت مضبوط لہجے میں یقین دلایا۔ بس فکر مت کیا کرو، کچھ اور بھی ایڈ کرو ساتھ۔ ناما نے گھبرا کر پہلو بدلا۔ نو جانے دے، میں جا رہی تھی کہیں۔ اس کو دیکھے بنا اپنا ہاتھ چھڑواتے بے ربط سا بولی جیسے بدحواس ہو رہی ہو۔ کہاں جا رہی ہو اتنی سٹ کر؟ وہ بھی صبح صبح مریض کو اکیلا چھوڑ کر۔ اسے کہہ نہ سکا، وہ حسین صبح جیسی راحت انگیز لگ رہی ہے، بس آنکھوں سے چھو لیا، جبکہ ناما اس شکوے پر ساری گھبراہٹ سے نکلتی اس بندے پر نثار سی ہوئی۔ مریض نہیں ہے آپ تو یہ مریض والی وائبس پرے کریں۔ رہی بات میرے جانے کی، میں سالم کے ساتھ بائک رائڈ لینے جا رہی ہوں۔ اول سب باتیں تو ٹھیک، پر یہ آخری بات نے نو کو بازو اس کی کمر پر رکھ کر ذرا دباؤ دیتے خود پر غصے سے گھورتے ساتھ جل لگنے پر مجبور کیا۔ تو خود اس کے کندھوں پر ہاتھ ٹکاتی مزید قریب ہوئی تو سہمی لگی، پر وہ جب جب ناما کو اتنے قریب لاتا اس کی پوری دنیا ناما سلطان پر رک جاتی۔ تمہیں بائک رائڈ لینی ہے تو مجھے کہو، ہاتھ کبھی کبھی مفلوج ہوتا ہے، ہمیشہ تو نہیں ناما۔ نو نے تھوڑی رنجیدگی سے کہہ بھی دیا، جبکہ ناما تڑپ سی گئی۔ وہ اس کے ہاتھ کو لے کر کبھی اس طرح کا جیلس مر کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کو لگ رہا ہے میں نے اس وجہ سے سالم کو چنا کہ آپ کا ہاتھ کام کرنا بند کر دے گا تو میں ایکسیڈنٹ سے مر جاؤں گی؟ ناما کے الٹا ناراض ہونے پر نو کا غصہ دہکا۔ کیا بک بک تھی یہ ناما، دماغ جگہ پر ہے یا نہیں؟ میں بس جیلسی شو کر رہا ہوں کہ تم میرے ساتھ بیٹھو۔ وہ یکدم ہی شرمندہ سی ہوئی، آنکھیں بھی جھکا لیں کیونکہ اپنی بات واقعی بکواس لگی۔ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا مجھے، یہ بائک رائڈ تو بس سالم کے ساتھ چل مارنے کے لیے ہے۔ اچھا بچہ ہے وہ، مسکرا لے گا، ویسے بھی آپو جانو کہتا ہے جب تو پیار آتا ہے۔ ناما کے لہجے سے ہنوز اداسی اور ناراضگی چھلکی اور وہ پہلا جملہ نو کو مزید جلانے کو ہی بولی۔ میرے ساتھ کیوں نہیں بیٹھنا بائک پر؟ وہ دکھی ہوا، وہی جو جیلسی میں آ کر سوچا، جواب سمجھ لیں اسی کو۔ ناما نے آنکھیں سی پھیری، پر وہ اس طرح نو میں قید تھی کہ پھڑپڑا تو سکتی تھی پر اس سے چہرہ نہیں پھر سکتی تھی۔ ناما، اب یہ سچ میں پاگل پن ہے، پلیز ایسے مت کرو۔ اب نارمل اور بدحواس ایک میں ہی کافی ہوں، تم سینسیبل ہی اچھی لگتی ہو۔ وہ اس کی منت پر پھر آنکھیں چار کر گئی۔ وہ اس سے ایسی کسی تکلیف دیتی بات کو نہیں چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، بن گئی سینسیبل ناما۔ اس کی گال پھلانے پر سابقہ کیفیت سے نکلے مسکرایا۔ اتنے قریب جب دونوں کو دونوں کی سانس کی حدت تک بآسانی محسوس ہوتی، وہ کیسے دور رہتے تھے سمجھ سے باہر تھا، اور نہ منظروں نے تو آنکھیں اتنے پر ہی چھپا لیں کہ اب ہوا کچھ سنگین، اب ہوا۔ اب بتاؤ، میرے ساتھ کیوں نہیں بیٹھنا بائک پر؟ وہ بے چین آدمی اپنے سوال پر ڈٹا تھا۔ ہنس کر بیٹھوں گی آپ کے ساتھ کیونکہ وہ اسپیشل ہے، یہ رائڈ تو عام چیز ہے۔ نو کی ساری جلن پراسرار مسکراہٹ میں بدلی، جبکہ ناما آنکھوں کی حدوں تک مسکرائی۔
हस्क तुम्हारे साथ मुझे बर्दाश्त कर लेगा नामा। नू को पता था हस्क भी जल सकता है। वो खुलकर मुस्कुराई कि नू की हर मामले पर गहरी नजर रहती है, खुशी खुशी करेगा। आप सालिम को मेरे साथ देखकर मत जले, मुझे लगता है उसे तवज्जो की ज़रूरत है, बस इसलिए उसके साथ कभी कभी मस्ती कर लिया करूँगी। इसने मुझसे माफ़ी भी मांग ली। वो जो आपने इसे छुपाने को कहा, वो अंदर से बहुत घुटन से भरा है, तवज्जो ही ठीक कर सकती है उसे। वो फिर उदास हुआ। इसने नामा को मजीद खुद के करीब किया तो नामा के हाथ फासला बनाने में नाकाम होते नूक के बालों में जा उलझे, जबकि नामा यूं ही नूक के लिए बोलती चाहिए थी, मुझे भी तुम्हारी तवज्जो चाहिए, मेरे अंदर भी कुछ ऐसी घुटन है जो तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। नामा ने तब गहरा सांस लिया जब नूह ने उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए। नामा में खलचल मचा दी। अब उसे समझ आई नूह उसके ऐसा करने पर क्यों बदहवास होकर बड़बड़ा उठा था, कि ये तो जानलेवा अमल था। सच में नामा को लगा वो सांस लेने लायक नहीं रही। नू के होंठों का गर्म लम्स अपनी गर्दन पर महसूस हुआ, पर लगा जैसे कि लम्स ने पूरा नामा को नू के रहमो गर्म पर रख छोड़ा है। इसे लगा जैसे नू की सांसें उसके गर्दन के गिर्द लपेट कर उसका दम घोट देंगी। वो पानी के अंदर 5 मिनट तक सांस रोक कर रखने वाली नामा सुल्तान नू की कुर्बत के चंद लम्हे सहकर हाम जाती थी। मैं आपको हमेशा सुनने को तैयार हूँ, पर अभी मुझे जाने दे। आपको नहीं लगता आपको भी थोड़ा सेंसिबल होने की कोशिश करनी चाहिए? ये इतना मुश्किल नहीं। वो उसके होंठों की गुस्ताखियों के आगे मरने वाली थी। तभी मशवरा भी तब कर दिया कि इसने नू को ऐसी हरकतें करने का लाइसेंस रात को थमाया था। अब झटक भी नहीं सकती थी। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ऐसे मेरे इतने करीब आकर बैठी ही क्यों थी तुम, वो भी सुबह सुबह? वो नर्म सी शिद्दतों को सख्त में बदलने लगा कि नामा की बर्दाश्त दम तोड़ गई। तो क्या कर रहे हैं प्लीज? वो रहम मांगती से जबरन जरा दूर हुई तो उन्होंने आंखें बंद करते हाथ भी उसकी गर्द से खोल लिए, जिससे वो परे होकर बैठी पर बैठकर भी नू को ही हवा हुए घूर रही थी, जो अब फुर्सत से निढाल नामा को आंखें खोले संजीदगी से निहार रहा था और बाखुदा उसे देख पाना भी मुश्किल जान रही थी। मैं जाऊं नू? वो मुश्किल मिनमिना सकी। नो। वो डीठ बना मुस्कुराया। नामा का चेहरा सा मुरझाया कि आखिर वो ऐसे एकदम नामा पर सवार होने की कोशिश क्यों कर रहा है। क्या करूं यहाँ बैठकर? तो वो इस बार घूर कर पूछने लगी कि इस बंदे का आखिर इरादा क्या है। वो कुछ देर चुप रहा, क्योंकि खामोशी ने बोल बोल कर नामा को ऐसी घबराहट में मुब्तला किया कि वो यकटक उसके चेहरे पर उभरते रंगों को देखने लगी। कोई कहानी, कोई फसाना, कोई दास्तान खुल रही थी। वहां संजीदगी थी, ठहराव था, नरमाहट थी, शोखी थी, तलब भी थी और मोहब्बत। हाँ, मोहब्बत। वो नूह और अपना सच जान गई। क्यों तंग कर रहे हैं मुझे, बोले? वो तपकर नू की छट का गिरेबान दबोच गई कि उससे नू की आंखों की गुस्ताखियां सहना बहुत नामुमकिन हुआ। नू ने नामा के हाथों को हैरान होकर देखा। वो सख्त परेशान थी, जबकि नू ने हाथ बढ़ाकर उसके कान की अंदरूनी तरफ उंगली फिरते नामा को गुदगुदाती सी लहर बख्शी, पर वो और सख्ती से गिरेबान दबोच कर करीब हुई। लेकिन मुझे तो तुम तंग के बजाय कुछ और होती नजर आ रही हो, वो बोला, पर ऐसा कि नामा के हाथों की गिरफ्त उसकी गिरेबान पर ढीली पड़ी। कुछ और क्या? वो कुछ भी उल्टा सीधा सोचना नहीं चाहती थी। पागल! वो उसकी नाक से नाक रगड़े चिढ़ाते बोला तो नामा का सांस गुस्से से कांपने लगा। मेरे लिए पागल? उन्होंने उसके हाथों की ढीली गिरफ्त पर हाथ पकड़े कान में झुककर नामा पर इंकशाफ किया, सच्चा और खरा इंकशाफ। नो, मैं ये हैंडल नहीं कर सकती आपका ऐसा मूड। मुझे जाने दे, वो इंतजार कर रहा होगा। क्या सोचेगा नामा आप वो झूठी हैं, कहकर आ ही नहीं रही। वो बस रोने के दहाने पहुंच गई थी। तभी नू ने इस पर रहम खाया। एक बार मेरी गर्दन में शर्मा कर चेहरा छुपाओ, फिर चली जाना। यू कैन किस। नू ने जरा पीछे होते बाजू खोले। नामा का पूरा चेहरा सुर्खियां छोड़ गया। वो किस धड़ल्ले से नामा से नेक किस मांग रहा था, जो नामा करने का सोच भी नहीं सकती थी। ये कैसा बचपना है नू? आपको पता है मैं बस आपका माथा चूम सकती हूँ अभी। मैं चेहरा छुपा लेती हूँ, पर किस नहीं। वो रोहान सी हुई। वो इसे ऐसे उदास नहीं करना चाहता था। फाइन, जब तुम अपना चेहरा छुपाने को मेरे दिल से लगोगी, मुझे वो चाहिए अभी। किस तो तुम्हारे लिए चॉइस थी, अभी डिमांड नहीं। जिस दिन डिमांड बनेगी तब तुम्हें हिलने भी नहीं दूंगा। वो हनूज बाजू फैलाए उसके गले लगने का मुंतजर था, और नामा ने कितनी देर हाँ और ना की तकरार में गुजार दी कि इस शख्स के इरादे पल पल नामा को खुद में उतार लेने वाले थे। नो, वो पहलू बदलने लगी पर बदल न सकी कि गर्दन में चेहरा छुपाना भी डिमांड थी। नामा, इतना मुश्किल तो नहीं।
फिर लेती रहना शरीकों के साथ बाइक राइड के मज़े। वो जब आखिर में सुलगा, इस पर नामा को खुद ही प्यार और रहम साथ आया कि वो फौरन नीम दराज होकर बैठे रू पर झुककर इसकी गर्दन में चेहरा छुपाती, रू की बाजुओं में जा समाई। इस खुशी का लेवल ही अलग था जो रू को इसे फील किए हुई। ऊपर से नामा उसकी डिमांड ऊपर से नामा ने उसकी डिमांड को वैल्यू दी थी। मैं तुम्हारे साथ ऐसे जुल्म करता रहूंगा, क्या परमिशन मिलेगी? नामा ने गहरा सांस भरते चेहरा पीछे किया तो उसकी आंखों को दम तोड़ता शिकवा ही नो के लिए सुबह का खूबसूरत मंजर बना। ना नहीं कर सकती, आपके आगे बहुत अपने राज उगल चुकी हूँ। उसकी बात पर खुलकर हंसा, मतलब नामा को कैद करके तस्कीन सी मिली हो। हार्ट अटैक तो मत दो, नाजुक सा दिल रखता हूँ। वैसे जो कर सकती हो वो तो कर दो। फॉरहेड किस, वो बहकिसी से गोशी में बोला। आपको बाद में देख लूंगी नो, इसका हिसाब जरूर लूंगी। ब्लैकमेलर कहीं के। अब सो जाएं थोड़ी देर, फिर नाश्ता साथ करेंगे, मैं होकर आती हूँ। वो घबराहट लिए ही उसकी महकते हिसार से उठी और झुककर उसका माथा चूमते रोब जमाते ही भाग निकली। अगर मुझे नो ने एक बार मजीद ऐसे सैड्यूस किया, मुझसे इनको संभाला नहीं जाएगा। मेरे अल्लाह, इतनी ठंडक में आग की तरह तपा दिया मुझे। जर्सी उतार देती हूँ। नामा ने सीढ़ियां उतरते अपनी जर्सी उतारकर वही रूम के बाहर से काउच पर फेंकते अपने आप को नो के शहर से निकालते नीचे की तरफ कदम बढ़ाए। जबकि जिस दिल से नामा लगी हो, इसे खुमार कैसे ना चढ़ते। मौसूफ ने मदहोशी से तकिया ही उठाकर मुंह पर दबा लिया। नामा जाकर भी उसके पास थी। नामा को नीचे आता देखे सारे मुस्कुराए और दोनों ने हाय फाय करते आज अजमेर की सुबह सुबह हवाओं, सड़कों और रोड पर थरथल्ली मचाने का पूरा प्लान कर लिया था। जबकि नू भी जाग ही रहा था जब कमरे में तेज परफ्यूम के फैलते असर पर नागवारी से तकिया चेहरे से हटाया तो नजर रूम के मस्त में सीने पर हाथ लपेट कर खड़ी दिशा करेजी पर गई। क्या लेने आई हैं आप मेरे कमरे में? वो तकिया परे दे मारते जैसे झटके से उठा। जख्म में भयानक टीस उठी कि वो करा उठा। आराम से भाई, लगता है जख्मी हो। चलो जिस्म के साथ थोड़ा तुम्हारा दिल भी जख्मी कर देती हूँ। नामा ने बहुत ही सुकून और राहत दे दी तुम्हें। एक दो दिन साथ सोकर कि कहीं मिठास की ओवरडोज डायबिटीज ही ना कर दे तुम्हें। तीशा के लफ्जों से हकारत टपकी तो नू की आंखों में भरी। जो कहना है कहें और चली जाएं। नू ने लिहाफ परे दे मारे पैर जमीन पर उतारे तो दिशा मुतनफर ने नजरें नू पर जमाए उसके पास आ रुकी। क्या तुमने मिकाइल को बता दिया कि तुम्हारा एक्सीडेंट मैंने करवाया था? नू ने उठ खड़ा होते परेशान नजरों से दिशा को देखा। नहीं, तुम जैसी पागल औरत से मुंह मारी का कोई शौक नहीं। तुम इस पर मेरे बाबा को जिंदा जला देती, यही धमकी दी थी ना? तो ये भी पता होगा कि मैं बाबा में जान बसती है मेरी। सो कुछ नहीं बताया। नूर ने सर्द महरी से वजाहत दी। लेकिन लग रहा है किसी ने उसे मेरे लिए भड़काया है। तुमने 2 साल पहले वो सबूत जाया कर दिए थे या नहीं? नू को इस बार झूठ का सहारा लेना पड़ा। जला दिए थे, अब दफा हो जाओ मेरे कमरे से। नू की आंखें सी जली जबकि दिशा तमस्खराना सा मुस्कुराई। नामा मेरी बेटी है, तमीज से बरखुरदार, कहीं वाहिद जिस्म का सुकून भी ना छिन जाए तुमसे। वैसे भी काफी दुखियारी जिंदगी जी है तुमने, अभी जाकर सुख पा रहे हो, वो भी मेरी बेटी की वजह से। मेरा राज भी छुपा कर रखा है तो मैं नामा को तुमसे हरगिज छीनना नहीं चाहूंगी। सो मजबूर मत करना। अगर तुमने मिकाइल को मेरे खिलाफ करने की कोशिश की, मैं इस बार तुमसे बाप भी छीनूंगी और नामा भी, समझ गए? नू ने जबड़े बेचते मुंह फेरा, पर दिशा इस पर जहर हुंदी से मुस्कुराई। उसकी गाल थपकते ही जिस तरह रूम में आई वैसे ही दंदनाती निकल गई। लेकिन ये सब कुछ कमरे के बाहर खड़े मिकाइल सुन चुके थे। उन्होंने नहूत में लिपटी दिशा को भी जाते देखा और अपने सर के बाल हाथों में पकड़कर बेबसी की मूरत बनकर वापस बैठ जाते नू को भी। और खुदा गवाह था, मिकाइल का दिल चाहा या वो खुद जमीन में गड़ जाए या इस शैतान औरत को गाड़ दे। जिस तरह उन्होंने खुद को संभाला ये बस वही जानते थे। नू, बाबा की कुछ देर बाद आती आवाज पर वो जल्दी से हाथ हटाता गर्दन मोड़े उनकी तरफ घूमा जो अंदर आ चुके थे। नू उठ खड़ा हुआ। दोनों अपने अपने अंदर भड़कती आग के शोले दबा रहे थे। बस मैं ये कहने आया हूँ, मैं नाया और तुम्हारे सिवा किसी से प्यार नहीं करता, ना कर सकता हूँ। सानम के लिए सब कुछ करूंगा जो इस एहसास से कमतरी से निकाले। और हाँ, मैंने दिशा को छोड़ने का फैसला कर लिया है। पेपर्स बनवाने का कह दिया है। तलाक देकर बताऊंगा उसे। और मुझे ये भी कहना था, तुम जान हो मेरी नुआदा दोगान। मेरी वजह से आज तक तुम्हें जितनी मेंटली तकलीफ पहुंची वो माफ कर देना। आई लव यू सो मच माई सन। वो करीब आए, नू का चेहरा हाथों में भरे, उसका माथा तड़पते लहजे में इकरार करे चूमा और नू को हैरान और परेशान साकिन छोड़े वहां से चले गए।
اور نو سمجھ نہ پائے یہ کیا ہو رہا ہے، پر ایسا لگا تھا کہیں اندر ٹیس سی اٹھی ہو۔ کبیر اور مراج لمبے اندر چلے گئے۔ اب پلان 2 پر عمل کرنے کا وقت ہے۔ یہ ایک بیڈ روم تھا جہاں ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی کسی ڈاکٹر کے ساتھ کھڑا تھا اور بستر پر بند آنکھیں کیے کسی سوٹڈ بوٹڈ شخص کی عمر کا آدمی گہری نیند میں ڈوبا تھا۔ اور پلان 2 کیا ہے صابر صاحب؟ وہ ڈاکٹر ارحم تھا جو بیڈ پر ہستی تھی وہ ایک ازمیر کا نامور منسٹر اور پارلیمانی پارٹی کا ممبر نادر مروان تھا۔ نادر بھائی کا کیس ہم لوگ کے پاس لے کر جائیں گے۔ جیسا کہ تمہیں پتا ہے ان کی حالت کیسی ابتر ہے، یہ کبھی بھی مر سکتے ہیں۔ ان کے میلانوما کینسر کی آخری سٹیج ہے اور میں چاہتا ہوں یہ نو کے ہاتھوں مرے تاکہ ہم ان کی سیاسی پارٹی کے لوگوں کو اس میں شامل کریں، نو اداتگان کو لمبا پھنسا سکیں۔ میرا مقصد وریام کو بند کروانا ہے اور جب نو ہی وہاں سے آؤٹ ہو گیا تو وریام کی ویلیو خود ہی گر جائے گی۔ صابر کے بیانک پلان کو سنے اور ہم حباست سے مسکرایا۔ بہت خوب، تو تیاریاں شروع کی جائیں۔ یہ چال پھر آج ہی تو شروع کی جائے یہ چال پھر آج ہی۔ اور ہاں، پارٹی کے ایڈوانس نئے چیئر پرسن صابر صاحب کو اتنا چالاک دماغ پانے پر مجھ ادنا کی مبارکباد۔ میں آپ کو وریام ہاسپٹل میں ملتا ہوں۔ اور ہم نے کمینگی سے آنکھ دبائی اور صابر مروان کھل کر کہا لگائے ہنسا، جس پر وہ ڈاکٹر وہاں سے نکلتا چلا گیا جبکہ صابر کی نظریں اپنے کمزور اور ناکارہ بائی پر جمی تھی جس سے اسے بالکل پیار نہ تھا۔ میری تم سے کوئی دشمنی نہیں نو، لیکن وریام ہاسپٹل کی جگہ ہتھیانے کے لیے مجھے تمہیں اس جگہ بدنام کرنا ہوگا۔ تم ہی وہ بنیاد ہو جس پر یہ یقین بھری امانت کھڑی ہے۔ بہت مزہ آئے گا۔ میرا ناکارہ بھائی مر کر ایک تو میرے لیے چیئر پرسن کی جگہ چھوڑے گا، دوسرا وریام ہاسپٹل کی سونا گلتی زمین میری مٹھی میں آ جائے گی۔ اس رحمان تبریز میں کہاں دم ہے مجھ سے مقابلے کا؟ رو کے دم پر کٹتا ہے وہ۔ صابر نے متنفر ہوتے ہی ساری پلاننگ بنائی اور ایک محظوظ نظر اس بیچارے شخص پر ڈالتا خود بھی اپنے پلان کے لائے عمل کو بنانے نکل گیا۔ ناما نے سالم کے ساتھ 2 گھنٹے خوب مستی کی۔ نہ صرف وہ سالم کے ساتھ گھومی بلکہ خود بھی زندگی میں پہلی بار بائک چلائی۔ شروع میں ناما ڈر رہی تھی کیونکہ بھلے وہ ڈرائیونگ ایکسپرٹ تھی پر ہیوی ہونڈا بائک سنبھالنا تگڑے آدمیوں کا ہی کام تھا۔ وہ لوگ جب تک واپس دوغان ولا پہنچے 11 بج چکے تھے۔ ناما اور سالم کو ساتھ دیکھے دشا لان کے کنارے کھڑی حیرت سے بری۔ جب ناما نے سالم کی ہیوی بائک سے اترے سے ہائی فائی کیا۔ اف، مزہ آ گیا، تمہاری بائک تو بڑے مزے کی ہے اور تم اسے چلانے میں ماہر۔ ویسے اگر ہم روز ایسی مستی کریں تو کھیل کھیل میں ایکسپرٹ ہو جاؤں گی میں بھی۔ ناما نے اپنے خیالات مسکرا کر پیش کیے جبکہ سالم کو تو وہ آج بھی ایکسپرٹ ہی لگی۔ آپو جانا، آج بھی آپ نے کم مہارت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ سپیڈ اور ہینڈل کوالٹی چیک کی تھی آپ نے اپنی؟ اوف، آگ لگانے والی۔ باقی ایگزامز ہو جائیں پھر ہم پکا روز یہ مستی کر سکتے ہیں۔ ایکچولی میں چاہ رہا ہوں سیکنڈ ایئر کلیئر کرے پراپر میوزک اکیڈمی جوائن کروں، تو بہت پڑھنا ہوگا کیونکہ سارا سال بہت مستی کی۔ ناما نے اس کی لگن کو سراہتے کندھا شاباشی کے سن تھپکا۔ یہ چیز ڈن ہو گیا، کوئی بھی مدد چاہیے ہو تو میں اویلیبل ہوں، چلو اب پڑھو جا کر۔ وہ مسکرا کر جیسے ہی آگے بڑھی، دیشا نے سلگتی جلتی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے کالی بلی کی طرح ان کا راستہ روکا۔ ارے تم دو تو بہت کلوز لگ رہے ہو، دوستی ہو گئی کیا؟ سالم بھلے اس طنز کو نہ سمجھا ہو پر ناما سمجھ گئی۔ جی ماما، ناما میری پکی والی دوست ہے، اتنی پکی کہ لگتا ہے آپ سے بھی زیادہ پیاری ہو جائیں گی عنقریب۔ ہیو اے گڈ ڈے۔ ناما کا دل چاہا سالم کو 2 لگائے، خام ہے اس عورت کے اندر یہ کہے حسد کی آگ بھڑکا گیا، جبکہ ناما بالکل سپاٹ تھی۔ سالم تو ماں کا دل آگ کرے مزے سے جا چکا تھا، جس کی چنگاری اب ناما امید کر رہی تھی اسی کی طرف پھینکی جائے گی۔ واہ ناما، تم نے تو آتے ہی سب کو اپنا دیوانہ بنا دیا، لیکن بھولنا مت کہ فیملی تم سے پہلے میری ہے۔ یہ سالم جو کہہ کر گیا ہے ایسا ہوا تو میرے چھوٹے دل سے برداشت نہیں ہوگا بچے۔ میں آلریڈی اس ڈر میں رہتی ہوں کہ یہ سب فیملی مجھ سے چھن نہ جائے۔ تم مجھے مزید کسی احساس کمتری میں مت ڈالنا پلیز۔ ناما نے صورت کی مہارت پر دل میں افسوس کیا کہ کتنی کالی ہے اندر سے، پر ناما ایسے لوگوں سے نمٹنا جانتی تھی۔ آپ ایسا کچھ مت سمجھے، سالم بس ایسے ہی کہہ گیا۔ آئی نو یہ فیملی آپ کی ہے، مے بی میں آج ہوں کل نہ رہوں یہاں، بٹ آپ تو یہاں کی کوئن ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ ناما نے پھر سے اپنے اندر کی کرواہٹ دبا لی، جبکہ دیشا مغرور ہوئی کہ ناما نے اسے کوئن کہا۔ یہی تو وہ چاہتی تھی کہ یہ کوئن والا درجہ بس اس کا رہے، اس کی بیٹیوں کا نصیب نہ بنے۔ او ناما، تم بہت پیاری ہو۔ اچھا بتاؤ، نو کے ساتھ معاملہ سیٹل ہوا؟ ویسے میں تمہاری جگہ ہوتی تو نو کو کبھی معاف نہ کرتی۔ ناما نے محسوس کیا وہ عورت اسے اکسا رہی ہے اور ناما اس کی کوشش کیسے رائے گاہ جانے دیتی۔ میں بھی کچھ آپ جیسے ہی سوچ رہی ہوں،
माफ़ी नहीं मिलेगी उन्हें। सेल्फ रिस्पेक्ट भी कुछ चीज़ है दिशा साहिबा। खैर मुझे नाश्ता करना है, मैं आपसे फिर मिलती हूँ। सी यू। नामा ने इस काली बिल्ली से जान छुड़वाई और बहाना लगाकर निकल पड़ी। पर दिशा यही समझ रही थी कि नामा उसकी मुट्ठी में आ रही है, जबकि नामा उसे मुट्ठी में ले रही थी। अपने रूम में जाने से पहले इसने मेड से अपना और नू का नाश्ता रूम में ही मंगवाया और कमरे की तरफ बढ़ रही थी जब फिरोज सुल्तान का मैसेज दिखे सीढ़ियां चढ़ती मुस्कुराई। नू से लड़ाई तो नहीं की? उफ बाबा। बाबा का मैसेज पढ़े वो रुककर मुस्कुराती जवाब लिखने लगी, जो आज नामा के हंस ईगल और मोरों के साथ दिन गुजार रहे थे। बाबा मैं आपको लड़ाकू लगती हूँ? बिल्कुल नहीं की। इनफैक्ट सब कुछ क्लियर कर दिया है कि वो एक बेनाम सा रिश्ता था। मुझे पता है सारी रात आपने यही सोचकर जागती गुजारी होगी। बहुत गलत बात है। शाम में आती हूँ आपकी क्लास लेने। और फिरोज साहब भी हंस पड़े, क्योंकि नामा से उनको इसकी तवक्को न थी। नामा भी अपनी जर्सी मुस्कुरा कर उठाए, डोर नाप घुमाकर अंदर झांकी तो बेड हाली देखे। सुख का सांस भरती सीधी जाकर मैट्रेस पर गिरी। फिर जैसे खराफाती सा ख्याल आते ही उठकर टेरेस की तरफ आई, जहां नीचे दिशा टहल रही थी। मुझे नू से यहाँ टेरेस पर ऊंची आवाज में लड़ना होगा ताकि मोहतरमा को वाकई लगे हम जंगी तैयारे हैं। लेकिन नू मुझे गुस्से में थप्पड़ मार गए तो, चीख पड़े तो। उफ, क्या क्या करना पड़ता है अपने रिश्ते को नजरे बद से बचाने के लिए। चलो नामा, अल्लाह का नाम लो। नामा का दिल ऊपर नीचे हुआ कि वो शशुपंज में थी कि इस प्लान पर अमल करे या नहीं। तभी वो वापस कमरे में आई, मगर तब टेरेस की डोर पर हाथ रखे लड़खड़ाने से समझ सकी जब नजर बाथरोब पहने ऊपर पड़ी, जो अपने जख्म को कवर किए शावर लेकर रूम में एंटर हुआ। इसने बाथरूम खोल रखा था और बस एक फिटिंग ब्रीफ पहन रखा था। नामा इसे इस रूप में देखे पत्थर की हो चुकी थी। उप्स, मुझे लगा तुम बाइक राइड से इतनी जल्दी नहीं आओगी। नामा ने इस पर नजर पड़ते ही अपनी बिखरती इज्जत संभालते बाथरूम को पकड़े आगे से बंद करते पथराई नामा से पूछा, जिसको लड़ने का बहाना मिल चुका था। पर बेचारी होश कैसे संभाल सकी बस वही जानती थी। मतलब मैं रूम में नहीं होंगी तो ऐसे नंगे घूमेंगे, कोई मुलाजम देख लेता तो। वो जानबूझकर ऊंचा बोली ताकि बस शोर सा नीचे जाए, पर दिशा तक आवाज ना पहुंचे कि वो क्या बोल रही है। लेकिन इस हासद औरत को यकीन आए कि वो बंद कमरे में लड़ते रहते हैं। क्या नंगा? नहीं, नंगा तो नहीं था। आई एम सॉरी, लगता है तुम्हें मिनी हार्ट अटैक आ गया है मेरे इस रूप से। मैं माथा छूकर देखूं? वो बाथरूम बंद करता महसूस मुस्कुराहट के संग नामा तक पहुंचा, तो वो ऐसे दूर हुई जैसे नोई से जलाकर भस्म कर डालेगा। डोंट टच मी। और नहाए क्यों आप? पानी चला जाता जख्म में। नामा ने अपनी घबराहट छुपाए गुस्सा जरा सख्त किया। अलबत्ता दिशा तक शोर गया था, तभी तो वो जहरीला मुस्कुरा रही थी। लेकिन नू ने नामा की दिमागी हालत पर लेकिन नू को नामा की दिमागी हालत पर शुबा गुजरा। ऊपर से उस वक्त भीगे बालों नम नम हुलिये में नामा के वैसे ही होश छीन रहा था। उसके सभी माथे पर बाल उतरे इतने हसीन लगे कि नामा का बस न चला उन्हें हाथ फेर कर सवार दे। पानी कहाँ से जाता है? मैंने इस पर प्रोटेक्टर लगा रखा है, क्या मेरी स्किन में उतर कर जाता? तुम रिलैक्स हो जाओ नामा। रू को लगा वाकई नामा बहुत ज्यादा घबरा गई है। तभी अपने ठंडे हाथ उसकी गालों से लगाए तो नामा के पूरे वजूद में ठंडक सी उतरी कि वो बाकायदा कपकपा सा गई और समझ बूझ मफलूज के अब क्या पॉइंट लाए गुस्से का। काम डाउन नामा सुल्तान। जबकि नू ने जिस तरह उसे पकड़कर अपने करीब करते माथा चूमते देखा, नामा के सारे प्लान पर पानी फिर गया। वो मुकम्मल नू के शहर में गर्क हो चुकी थी। नू प्लीज ड्रेस अप, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। नामा ने उसको भरपूर कुवत लगाते पीछे किया और गहरे सांस लेती वो तेजी से वहां से भागी। जबकि नू जानता था काफी खतरनाक सिचुएशन है, फिर भी उफ, आफत कहीं का हंस पड़ा। बल्कि ये कह कहा आम नहीं था, खुमार सरूर से भरा था और वहां से भागती नामा की आंखों से अब न जाने कब तक नू का वो सरापा लहराता रहता। लेकिन लग ही रहा था कुछ खैर नहीं। मानिया कि आज लिम्पेक्टोमी सर्जरी होनी थी, जो दरअसल मेन सर्जरी नहीं थी। लिम्पेक्टोमी को बड़ी सर्जरी नहीं समझा जाता, क्योंकि ये निस्बतन मामूली तरीकाकार है जो ब्रेस्ट की गांठ, गिटली, ट्यूमर और इर्द गिर्द की कुछ बातों को हटाता है। जबकि ज्यादातर ब्रेस्ट का बकिया हिस्से को इससे नुकसान का कोई खतरा नहीं होता। लेकिन अगर लिम्पेक्टोमी बी कैंसर सेल्स को खत्म ना कर सके, फिर दूसरी सर्जरी की जाती है, जिसे मास्टेक्टोमी कहा जाता है। मुकम्मल सादा मास्टेक्टोमी में पूरी छाती, निप्ल, आरियोला और सेंटिनल लंफ नोड को हटाना शामिल है। इस किस्म की
लिम्फेक्टोमी ब्रेस्ट को जल्द को भी हटा देता है, लेकिन अगर इसके बाद भी मरीज में कैंसर की सेल्स की ग्रोथ होती नजर आती है तो आखिरी हल लिम्फ नोड रिमूवल आता है, जिसमें डॉक्टर को ये मालूम करने के लिए लिम्फ नोड्स को हटाने और जांचने की ज़रूरत पड़ सकती है कि आया कैंसर फैल गया है और किस हद तक। इसके लिए दो में से एक तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है, या तो एक सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी हटाना या एक्सिलरी नोड डिसेक्शन। लेकिन विलियम हॉस्पिटल की ऑन्कोलॉजिस्ट एक्सपर्ट टीम के मुताबिक मानिया का ट्यूमर लुमेक्टोमी से आसानी खत्म किया जा सकता है। वो लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, मानिया को रूम में शिफ्ट किया जा चुका था। ये सर्जरी 4 से 6 बजे तक होनी थी और अमाइल की जिंदगी आज के दिन के साथ अटकी थी। मानिया की सर्जरी से पहले कुछ ज़रूरी टेस्ट किए जा रहे थे। अमाइल उसके पास ही था क्योंकि वो डर रही थी। वो डॉक्टर्स की आज कुछ फीमेल एक्सपर्ट भी थी जो मानिया को डायग्राम की मदद से इस सर्जरी का बता रही थी, पर मानिया को तो डायग्राम देखकर ही शर्म आ रही थी। जिस सबब अमाइल ने कुछ देर के लिए मानिया के साथ अकेला रहने को तरजीह दी। अमाइल, अगर ये सर्जरी कामयाब ना हुई तो मुझे सच सच बताओ। मानिया ने उसकी तरफ हसरत से देखते पूछा। होगी, मैंने बहुत दुआएं की हैं, ये 2 घंटे सब ठीक कर देंगे। मानिया उसके पास बैठा जो टैब पर वो डायग्राम खोले बैठी थी, जहाँ डॉक्टर्स इसे कट लगाने का बताकर गई। वो सोचते ही मानिया का दिल बैठ रहा था। क्या ये सर्जरी पेनफुल होगी? वो डरा सा मिनमिनाई। हाँ, थोड़ी सी। इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। एक लिम्पेक्टोमी आमतौर पर ट्यूमर को बाहर निकालने के लिए दरकार ब्रेस्ट की बागतों को कम से कम मिकदार और इसके इर्द गिर्द सेहतमंद बागतों को के मार्जिन को हटाता है। सर्जन कैंसर और इर्द गिर्द के टिश्यू का एक छोटा सा हिस्सा या हाशिया हटाता है, लेकिन खुद ब्रेस्ट को नहीं। अगरचा लिम्पेक्टोमी ब्रेस्ट के कैंसर की सबसे कम नागवार सर्जरी है, फिर भी ये बहुत मौसर साबित हो सकती है और हो सकता है कि मजीद सर्जरी की ज़रूरत ना हो और मजीद कीमो की भी तकलीफ से तुम बच जाओ। मानिया ने मुस्कुराकर उसके हाथ को कस के जकड़ा। जी जनाब, तो मज़ेदार सी मंडे स्पेशल एपिसोड आपको कैसी लगी? यकीनन अच्छी लगी होगी। ये वाला हफ्ता बहुत ही खतरनाक होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है इस हफ्ते में। धमाके होने वाले हैं, नूर नामक की स्पेशल भी होने वाली है, मतलब शादी के बाद वाली जो स्पेशल नाइट है ना वो भी। तो बहुत कुछ होने वाला है इस हफ्ते में, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़। अच्छा से तबसरा ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अब 32 एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।